Good morning, students. This is Shilpi Tyagi, and today we are going to start our new unit number 2, that is the Mughal School of Miniature Painting. आज हम लोग मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें मुग़ल स्कूल के अंडर पढ़ने हैं. सो दिस इज़ आवर यूनिट 2, द मुग़ल स्कूल. मुग़ल स्कूल में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ इट वाज बीन ओरिजिनेटेड एंड हाउ इट वाज डेवलप्ड एंड फ्लॉरिश्ड. व्हाट वर द थिंग्स that makes it important. After that, we will be studying about main features of the Mughal school. In this particularly, we will study about the main points, on what points the painters had painted their painting, what were the peculiar points which were used to be kept in mind while doing the painting. क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जो पेंटर्स अपने दिमाग में रखा करते थे बनाने से पहले, क्या क्या उनकी मेन क्वालिटीज़ थी जिनके बारे में हम लोग उन पेंटिंग्स में देख सकते हैं. Now after the main features of Mughal school, we will be studying about its painting. तो अब हम पेंटिंग्स में सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. Next is birth of Salim, then Falcon on a bird rest. Next is Kabir and Raidas, and the last one is marriage procession of Dara Shikoh. हम इन सारी पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में इस स्कूल के अंडर स्टडी करेंगे. Now before starting our chapter, first we will study about their emperor, who was the first, who was the second, third, fourth and who was the last one. अब जो ये सीक्वेंस है एम्परर्स की मुग़ल में, इसमें सबसे पहले जो एम्परर इंडिया में आए थे जिन्होंने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश करा था इंडिया में आकर, ही वॉज बाबर. उनका ड्यूरेशन था 1526 से लेकर 1530 तक. देन द नेक्स्ट वन वॉज हिज सन हुमायूं. हिज ड्यूरेशन वॉज 1530 to 1556. The next was the son of Humayun, he was Akbar. His duration was 1556 to 1605. Next was Jahangir, and his duration was 1605 to 1627. The next was again the son of Jahangir, he was. Now after Jahangir, the next one was Shah Jahan, son of Jahangir. His duration was 1628 to 1658. After his death, Aurangzeb came, who was the last emperor of the sequence. His duration was 1659 to 707. ये सारा एक सीक्वेंस था जो कि एम्परर्स का था कि पहले कौन आया, दूसरे कौन आए, तीसरे कौन आए. दिस वॉज द टोटल सीक्वेंस ऑफ द एम्परर हु केम इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. The origin and development of the Mughal Empire, how it has been originated and how it has developed in India during their rule. Now we already know this thing कि अब जो इनका ड्यूरेशन था वो 1500 AD से लेके 1800 AD से तक था. अब इस ड्यूरेशन में उन लोगों ने बहुत सारा वर्क करा था जो कि आर्ट से रिलेटेड था. बट नाउ वी कैन से दैट मुग़ल स्कूल जो था कोई भी अपना कोई नए तरीके का न्यू स्कूल नहीं था. वो जो था एक कॉम्बिनेशन था इंडियन आर्ट का और पर्शियन आर्ट का. इट वाज नॉट अ पर्टिकुलरली एनी न्यू काइंड ऑफ स्कूल, इट वाज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ बोथ द आर्ट्स. और उसमें जो इंडियन आर्ट थी दैट वाज राजस्थानी एंड पर्शियन वाज फ्रॉम पर्शिया. एंड नाउ व्हाट दे हैव पिक्ड इट फ्रॉम देयर. अब उनको जो भी चीज़ जहाँ से भी अच्छी लगी, जो भी क्वालिटी उन्हें इंडिया की अच्छी लगी या जो भी क्वालिटी उन्हें पर्शियंस की अच्छी लगी, उन्होंने वो चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर ली. अपनी पेंटिंग्स में उन्होंने उसे शो कर दिया. लाइक हम लोग की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी पहले राजस्थान की, उसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे हम लोग बहुत माइन्यूटली ध्यान नहीं दिया करते थे, उससे बहुत ज़्यादा बारीकी का वर्क नहीं करा करते थे. बट पर्शियंस की क्वालिटी ये थी कि उन लोग का वर्क बहुत माइन्यूटली डन हुआ करता था. सो
तो जो उनका डेकोरेशन का पार्ट था, जो उनका ये ऑर्नामेंटेशन का वर्क था, दे हैव कॉपीड इट फ्रॉम पर्शिया एंड रेस्ट ऑफ द आर्ट स्टाइल एंड द कल्चर स्टाइल दे हैव कॉपीड फ्रॉम इंडिया। नाउ जो यहाँ के पर्शियन आर्टिस्ट थे उन्होंने ही इस स्कूल को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके और ज़्यादा अच्छा इम्प्रोवाइज़ कर दिया था। नाउ वी कम्स टू द ओरिजिन ऑफ मुग़ल स्कूल एंड पेंटिंग। अब जो मुग़ल स्कूल की अगर हम बात करें, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुग़ल स्कूल। मुग़ल स्कूल जो था एक लैंडमार्क के तौर पे माना गया था इंडियन हिस्ट्री में। इसका वर्क जो था बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था, तो इसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड के हिसाब से माना गया था। ये जो मुग़ल स्कूल था, अब ये जो मुग़ल डायनेस्टी थी अभी कहाँ से आई थी, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये लोग बिलोंग करते थे तैमूर फैमिली से। जो तैमूर थे उनको आर्ट्स का बहुत ही शौक़ था। उन्होंने अपने कोर्ट में आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया था, बहुत अप्रिसिएशन दिया था। एंड ही हैज़ गिवन ऑल काइंड ऑफ लिबर्टी टू हिज आर्टिस्ट टू डू हिज चॉइस वर्क। तो उनको जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क कराने का शौक़ था, तो उनके कोर्ट में इसी वजह से बहुत अच्छे और ग्रेट आर्टिस्ट भी थे। और उनके ग्रेट आर्टिस्ट की सीक्वेंस में से सबसे ज़्यादा अच्छे जो एक आर्टिस्ट थे वो थे behzad। behzad was the great artist of his dynasty during that time, during the time of Timur. He was also known as Raphael of Mughal dynasty। अब रफ़ेल ऑफ मुग़ल डायनेस्टी से क्या मतलब है? रफ़ेल ऑफ मुग़ल डायनेस्टी से मतलब है, रफ़ेल एक आर्टिस्ट थे जो कि वेस्टर्न साइड के एक आर्टिस्ट थे। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो ये माना गया था जैसे कि रफ़ेल बहुत फेमस है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसी तरीके से मुग़ल डायनेस्टी में जो behzad हैं वो बेस्ट आर्टिस्ट हैं। तो उन्हें इसी वजह से रफ़ेल ऑफ मुग़ल डायनेस्टी कहा गया था। उनका एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका रफ़ेल से कंपैरिजन करा गया था और उन्हें उनके इक्वल माना गया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर हु केम इन इंडिया एंड ही इस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर। मुग़ल्स के वो पहले एम्परर थे जिन्होंने इंडिया में आके एम्पायर सेटल करा था। और वो जो थे बहुत ही अच्छे एम्परर तो थे, साथ में बहुत ही अच्छे एक नाइट भी थे, बहुत ही अच्छे एक सिपाही भी थे। और एक वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लवर थे आर्ट्स के भी। उन्हें आर्ट का बहुत शौक़ था। बट मोस्टली क्या होता था, ही यूज़ टू बी इन द फील्ड ओनली, इन बैटल फील्ड, तो ही कुड नॉट एबल टू गिव मच अटेंशन टूवर्ड्स द आर्ट। बहुत ज़्यादा वो अपने आर्टिस्ट से की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करवा पाते थे, बिकॉज उनके एब्सेंस में वो क्वालिटी ऑफ वर्क या उनका चॉइस ऑफ वर्क नहीं हो पाया था। देन आफ्टर सम टाइम ही डाइड इन 1530। अब उनकी डेथ के बाद में उनके बेटे जो थे वो भी बहुत ज़्यादा बैटल्स में बिज़ी रहे, तो इसलिए उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान आर्ट्स की तरफ नहीं जा पाया। दो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड ही हैज़ टू स्पेंड 13 years in exile also, so he could not give a much attention towards the art. बट स्टिल उन्होंने कुछ वहाँ पे उस टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनवाई थी, जिसमें कि एक काफ़ी फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट रही थी जिसका नाम था दास्तान आमिर हमज़ा। और उनके टाइम में काफ़ी फेमस आर्टिस्ट भी थे जो कि काबुल से आए थे, जिसमें से कि एक तो थे सैयद अली और एक थे ख्वाजा। और इन्होंने behzad के जो आर्ट स्कूल का पैटर्न चला आ रहा था, जो कि हमारे शुरू से तैमूर के टाइम से चले आ रहे हैं, उनका ही पैटर्न ऑफ आर्ट अपनाया था और उन्हीं के ही एक तरह से उन्हीं के ही अंडर गाइडेंस ही उन्होंने वर्क करा था। अब वन क्वेश्चन अराइजेस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी टेलिंग होती है, जैसे छोटी छोटी स्टोरीज़ की पिक्चर्स बना दी जाती हैं। ये एक तरह से पिक्टोरियल स्टोरीज़ होती हैं, तो इनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो हुमायूं के टाइम में काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बनी थी। नाउ ही ऑल्सो डाइड। He died in 1556
अब 1556 में इनकी डेथ के बाद में जो नेक्स्ट किंग आए थे ही वॉज अकबर। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर टुक द थ्रोन एंड अकबर वॉज टू यंग एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट द थ्रोन। जब उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई थी वो खाली 13 ईयर्स के थे। ही वॉज वेरी यंग टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट स्टिल ही मैनेज्ड एवरीथिंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर and in a very good manner. He was also very much interested in art. He was a keen lover of and he was keenly interested in art. उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्हें आर्ट का, आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, उन्हें सारी ही काइंड ऑफ आर्ट्स का शौक़ था। and he has organized every kind of thing in a very good and very particular manners कि बहुत ही अच्छा उनके टाइम में जो ड्राइंग का वर्क था वो इस्टेब्लिश हुआ था। उनके टाइम में बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट थे उनके कोर्ट में, और यू कैन से वो एक तरह से रिक्रूट करा करते थे आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में टू कम एंड डू द वर्क। उनके कोर्ट में डिफरेंट जगह के आर्टिस्ट थे बिकॉज ही वांटेड टू गेट एवरी काइंड ऑफ आर्ट वर्क टू बी डन इन हिज कोर्ट। तो उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने यहाँ आर्ट को और इस ट्रेडिशन को प्रमोट करा था। उन्होंने बहुत रिगार्ड और रेस्पेक्ट भी दिया था सारे आर्टिस्ट को, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट किंग ऑफ दैट टाइम। अब इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस भी करवाई थी, और इसके इलस्ट्रेशंस में उन्होंने कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रखा था हिंदू और मुस्लिम रिलीजन का। ही वॉज़ अ पर्सन ऑफ वेरी काइंड हार्ट, तो वो कभी भी हिंदू और मुस्लिम्स में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। एंड इसी वजह से जो उनके टाइम का जो वर्क है उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा हिंदू कल्चर से या हिंदू रिलीजन से भी बहुत सारे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनी हुई देख सकते हैं। He was a person who became very famous in a very short time, and even he had introduced and started one new religion that was दीन इलाही, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट मिला था और उन्हें बहुत ही पसंद करने लग गए थे लोग। अब उन्होंने जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की इलस्ट्रेशंस करवाई थी उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस रही थी रमज़नामा। रमज़नामा जो थी एक ट्रांसलेशन थी महाभारत, जो हिंदू रिलीजन की एक रिलीजियस बुक है, उसका ट्रांसलेशन था। इसके अलावा उन्होंने उस टाइम में रामायण की भी इलस्ट्रेशन करवाई थी, ज़फ़रनामा की, आईन अकबर, हमज़ानामा, बहुत सारी और भी बुक्स थी जिसकी उन्होंने इलस्ट्रेशंस करवाई थी। इसके अलावा उनके टाइम में बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, जैसे कि मीर सैयद अली, मस्किन, बेहज़ाद, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करा था। और नाउ आफ्टर अकबर जहांगीर कम्स। जहांगीर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। उस टाइम में जो वहाँ का मिनिएचर वर्क था उसका बहुत ही हाई लेवल था, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंसी थी वर्क में, और वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स वर डन एट दैट टाइम। वो बहुत ज़्यादा अपने आर्टिस्ट को इनकरेज भी करते थे, प्रमोट भी करते थे अच्छा वर्क करने के लिए, और जिसके रिज़ल्ट के तौर पे वहाँ पे बहुत ही अच्छी और सुंदर क्वालिटी की बर्ड्स और एनिमल्स या और भी तरह की नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी थी। प्लस वो वहाँ पे उस टाइम में एक डिफरेंट बात थी कि वो पोर्ट्रेट ड्राइंग भी बहुत करवाते थे, जबकि उस टाइम में पोर्ट्रेट्स का पैटर्न तो फेमस था, लेकिन उस टाइम में फ़ीमेल्स का पोर्ट्रेट्स का ट्रेंड नहीं था। बट स्टिल उन्होंने वहाँ पे उस टाइम में फ़ीमेल्स के पोर्ट्रेट्स भी बनवाए थे। और जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम कल्चर में बहुत ज़्यादा पर्दा सिस्टम होता है, फ़ीमेल्स को ये परमिशन नहीं होती कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। लेकिन जहांगीर ने इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स फ़ीमेल्स के वहाँ पे बनवाए थे। और उनका पोर्ट्रेट बनवाने का एक रीज़न और भी था, वो ये था उनके अकॉर्डिंगली वो अपना पोर्ट्रेट्स बनवा के अपना स्प्लेंडर शो करना चाहते थे।
उनके अकॉर्डिंगली वो अपनी रॉयल्टी का शो ऑफ कर सकते थे, रॉयल्टी दिखा सकते थे औरों को, वो बता सकते थे कि वो किस टाइप के पर्सन है। सो दिस वॉज ऑल्सो अ रीज़न फॉर मेकिंग द पोर्ट्रेट। इसके अलावा हम देख सकते हैं उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे इवन बर्ड्स के भी या एनिमल्स के भी पोर्ट्रेट्स बनवाए हैं। वहाँ पे उस टाइम में जो आर्टिस्ट थे वो अपनी स्पेसिफाइड फील्ड में मास्टर्स थे। वो कोई आर्टिस्ट अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ड ड्राइंग में है तो बर्ड्स ही करते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि मंसूर जो थे उनकी बर्ड ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो ज़्यादातर बर्ड्स की ही ड्राइंग करा करते थे। अब्दुल हसन जो है वो एनिमल्स की भी ड्राइंग करते थे प्लस वो पोर्ट्रेट्स भी बनाया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनकी अपनी पर्टिकुलर स्पेशलिटी थी और वो अपनी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली ही अपना चॉइस ऑफ वर्क करा करते थे। सो एट दैट टाइम वी कैन से द आर्टिस्ट वर लिबरल ऑल्सो टू डू देयर चॉइस वर्क प्लस विद द चॉइस ऑफ देयर रूलर्स ऑल्सो। नाउ वी कैन से दैट जहांगीर के टाइम में जो आर्ट्स थी वो अपने ज़िनत पे थी, वो अपने मैक्सिमम चार्म पर थी और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वर्क वहाँ पे डन हुआ था। अब जहांगीर की डेथ हो गई। अब जहांगीर की डेथ होने के बाद में 1626 में उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद में उनके बेटे शाहजहाँ जो है वहाँ के किंग बन गए, उनको थ्रोन मिल गया। ही बिकेम द एम्परर ऑफ दैट एम्पायर। नाउ लाइक हिज फादर ही वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। उन्होंने अपनी मतलब आर्ट का जो इतना ज़्यादा उनको चार्म नहीं था, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। उनको आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, बिल्डिंग्स बनवाए थे, मॉस्क्यूज़ बनवाए थे। उन्होंने इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करवाया था। जैसे कि उन्होंने एक ताजमहल बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था आगरा के अंदर। ताजमहल हम सबको पता है इट इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई थी। आर्किटेक्चर वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत डिफरेंट यूनिक तरीके के वहाँ पे उन्होंने बनवाए थे। बट अब हम ये कह सकते हैं कि शाहजहाँ के बाद में जो पेंटिंग है, पेंटिंग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। बिकॉज़ जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जहांगीर के बाद में शाहजहाँ ने उतना प्रमोशन आर्ट को नहीं दिया और उसी वजह से अब यहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हो गया था आर्ट का। यहाँ पे आर्ट का वर्क मिनिमाइज़ होना शुरू हो गया था। अब शाहजहाँ ने कुछ पेंटिंग्स का वर्क शाहजहाँ ने अपने टाइम में करवाया भी था। बहुत ज़्यादा तो उनको पसंद थी ही नहीं, मतलब एक्चुअल में थी ही नहीं। तो जो थोड़ा बहुत उनके टाइम में आर्ट का वर्क हुआ था, इट वॉज़ नॉट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। इट वॉज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड एज द पेंटिंग्स आर यूज टू बी इन मुग़ल स्कूल। तो और उसका रीज़न क्या था, उन्होंने कुछ भी अपनी पेंटिंग्स में नया एडिशन नहीं करा था, नया पैटर्न ऑफ आर्ट नहीं रखा था। वही जो पुराने ट्रेडिशन की आर्ट उनकी पहले से चली आ रही थी, उन्होंने उसी ही आर्ट को आगे फॉलोअप करा। उन्होंने कुछ भी उसमें नया एडिशन नहीं दिया। इसी तरीके से आर्ट वहाँ पे धीरे धीरे डाउनफॉल पर आने लग गई। नाउ इन द सीरीज़ ऑफ द मुग़ल एम्परर आफ्टर शाहजहाँ औरंगज़ेब केम। अब औरंगज़ेब ने जो ड्राइंग थी उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। ही वॉज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड ड्राइंग। इन फैक्ट ही वॉज़ अ बिटर एनिमी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। अब ही वॉज़ अ पर्सन हु वॉज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स। वो बहुत तकियालूसी टाइप इंसान थे। उनके हिसाब से मुस्लिम कल्चर में ये चीज़ें पसंद नहीं करी जाती, इसलिए वो अलाउ भी नहीं करते थे किसी को भी ज़्यादा इस काम को प्रमोट करने के लिए। और वो म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस सभी के ही खिलाफ़ थे। अब इसी वजह से परेशान होके वहाँ पे जो आर्टिस्ट थे वो वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना माइग्रेशन किसकी तरफ स्टार्ट कर दिया? इफ़ यू रिमेंबर इन राजस्थानी स्कूल वी हैव ऑलरेडी डन इट। उन्होंने यहाँ से अपना माइग्रेशन पहाड़ों पे स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे जाके उन्होंने एक पहाड़ी स्कूल डेवलप करा। वहाँ पे पहाड़ी स्कूल में जो उनका मुग़ल वाला टच था ड्राइंग का, बिकॉज़ वो मुग़ल स्कूल के थे,
प्लस जो पहाड़ों में वहाँ पे एग्जिस्टिंग कल्चर था या जो उनका लोकल कल्चर था उसकी मिली जुली जो आर्ट बनी थी, जो मिक्सचर ऑफ आर्ट वहाँ पे बना था, दैट वाज कॉल्ड एज पहाड़ी स्कूल. When we were doing the Rajasthani school, you people were asking me कि मैम how Mughal school has influenced Pahadi school. What is the connection in between both the schools? So now here is that connection. Now you can understand that उस टाइम में मुगल्स की तरफ से औरंगज़ेब की वजह से जो माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट हुआ था, उन्होंने वहाँ पे पहाड़ी स्कूल इस्टेब्लिश करा था. अब औरंगज़ेब जो थे लास्ट अपनी सीरीज़ के लास्ट किंग थे. उसके बाद में मुग़ल डायनेस्टी का डाउनफॉल हो गया था. नाउ वी कैन से दैट जैसे कि मुग़ल एम्परर्स आए, उनका वहाँ पे राइज़ हुआ, उसी तरह से पेंटिंग्स का भी राइज़ हुआ, आर्ट फॉर्म का भी राइज़ हुआ, आर्ट स्टाइल का भी राइज़ हुआ. और जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर्स का डाउनफॉल हुआ, सेम उसी तरीके से जो उनका आर्ट का कल्चर था वो भी डाउनफॉल उनका होता चला गया. So we can say that their art came with the Mughals and the downfall of the paintings came with the Mughals. So जैसे जैसे उनके साथ बढ़ी पेंटिंग्स, वैसे वैसे ही उनके साथ ख़त्म भी हो गई.